सब रिया के पास पहुंचते हैं। पार्थ, कार्तिक, अर्चित और चाचू फूलों की चादर लाते हैं, जिसके नीचे चलकर रिया स्टेज तक जाती है। समर खड़ा होकर रिया का हाथ थामकर उसे ऊपर लाता है। दोनों आकर चेयर पर बैठते हैं। कुछ फोटो शूट होते हैं। तभी पार्थ अंदर आता है। दरअसल उसने अभी तक नॉर्मल ड्रेस ही पहनी थी, तो राधा माँ ने उसे जाकर अच्छे कपड़े पहनकर आने को कहा था। पार्थ तैयार होकर बाहर आता है, व्हाइट शर्ट विद ग्रे ब्लेजर में। पार्थ बहुत हैंडसम लग रहा था। पार्टी में आई सब लड़कियां लगभग उसे ही देख रही थी, पर उसे तो किसी और की ही नजरों की तलाश थी। पार्थ घर से निकलकर फंक्शन वाली जगह पर आ ही रहा था, तभी उसे कुछ गुंडे टाइप लोग अंदर आते दिखे। उनमें से एक पार्थ के पास आकर, जो शायद से उनका लीडर था, गुंडा, उस दिन उस लड़की के साथ तू भी था, है ना? कहाँ है वो लड़की? पार्थ, कौन सी लड़की? गुंडा, वही जिसने विक्की भाई को मॉल में पीटा था। पार्थ, अना, कहते कहते रुक गया। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? ओह, अब समझा, तुम उसके आदमी हो जो उस दिन पिटा था अनाहिता के हाथों से। सच में तुम लोग कुत्ते की दुम हो, इतनी जल्दी नहीं सुधर सकते। पार्थ ने वैसे ही चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, गुंडा, लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है, लेकिन तेरी फैमिली, उनकी तो है। उस लड़की के चक्कर में तुम सब मरोगे आज। पार्थ, सुना था लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पार्थ ने एक मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए कहा, गुंडा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? पार्थ ने उसका एक हाथ पकड़ा और पैर से उसके दाएं पैर पर जोर से किक मारी, जिससे वो नीचे गिर पड़ा। फिर पार्थ ने उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर एक लात मारी। वो वहीं दर्द से करहा उठा। ओए साले, किसी को मारने के लिए हिम्मत के साथ साथ ताकत और बुद्धि की भी जरूरत होती है, लेकिन तुम सांड जैसी खाल वाले ये कहाँ समझोगे? पार्थ, 5 मिनट रुक, तेरे सके संबंधियों को भी यही लाता हूँ। इतना कहकर पार्थ अंदर की तरफ जाता है और देखते ही देखते 5 गुंडों को जमीन पर लाकर पटक देता है। इधर पार्थ को लेट होता देख दादी कार्तिक को उसे बुलाने के लिए भेजती है। कार्तिक आते हुए रास्ते में पार्थ को खड़ा देखता है तो वहीं आ जाता है। कार्तिक, क्या सीन चल रहा है भाई? पार्थ कुछ नहीं बोलता तो कार्तिक उससे वापस पूछता है। पार्थ, शांति भवन में कुछ कचरा आ गया था, बस वही साफ कर रहा था। चल तू अपने सिपाहियों को बुला और इन्हें इनकी जगह भेज पहले, वरना कोई आ गया तो हंगामा हो जाएगा। कार्तिक के थाने से कुछ सिपाही आते हैं और उन्हें जीप में पटक देते हैं। तभी पार्थ उनके पास जाता है और उनके लीडर का मुंह पकड़कर, सुन बे, तेरा हिसाब तो कल करूंगा मैं, और अगली बार अगर आने की हिम्मत बची हो तो किसी ढंग की जगह पर आना जहां लोगों का झंझट ना हो। इतना कहकर वो उसके मुंह पर एक पंच और जड़ देता है। कार्तिक, बस कर यार, हो गया। फिर ड्राइवर की ओर देखकर, आप मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? ले जाइए इन्हें। कार्तिक, अब बताएगा क्या हुआ? पार्थ उसे सब बताता है और जाने लगता है। कार्तिक, तूने अकेले ही उनकी बैंड बजा डाली, ये गलत बात है, मुझे भी तो बताना था। पार्थ, इतने दिनों बाद वार्म अप का मौका मिला था, वो भी शेयर करता तुझसे। इतना महान नहीं हूं मैं। पार्थ चलते चलते स्टाइल में अपने ब्लेजर के बटन बंद करता है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। कार्तिक, वाह मेरे मेजर, देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, लेकिन अब अंदर चल, स्टाइल बाद में मारना। दोनों वहां से अंदर आते हैं। पार्थ आके अनाहिता के बगल में खड़ा हो जाता है। पार्थ के आते ही सगाई की रस्में शुरू हो जाती हैं। समर रिया को अंगूठी पहनाने के लिए रिया का हाथ लेने की कोशिश करता है तो उसके सामने 4 हाथ आ जाते हैं। नंदिनी, जीजू, सही हाथ पहचानो और अंगूठी पहना दो, लेकिन अगर गलत हाथ में पहनाई तो? समर, तो? नंदिनी, तो सगाई उसी से हो जाएगी। समर थोड़ा परेशान होता है। उसे परेशान देखकर रिया उसे इशारे करने वाली होती है, जिसे अनाहिता देख लेती है। अनाहिता, दी, दैट्स नॉट फेयर, नो चीटिंग। रिया वापस चुप होकर बैठ जाती है। समर हर एक हाथ को छूता है, फिर तीसरे नंबर का हाथ पकड़कर उसमें अंगूठी पहना देता है। वो हाथ सच में रिया का ही होता है। नंदिनी, हाउ जीजू? समर, प्यार तो ऐसा ही होता है, छूने से ही पता चल जाता है। अनाहिता, प्यार का तो पता नहीं जीजू, वो तो आप करते ही हो दी से, बट अभी तो आपने दिमाग से पकड़ा है। राधा माँ, दिमाग से मतलब बेटा? अनाहिता, हाँ आंटी, वो क्या है, दी सुबह से नर्वस हो रही हैं, इस वजह से उनके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, बट बाकी सबका टेम्परेचर नॉर्मल है। बस जीजू ने उसी से ही दी का हाथ पहचाना, राइट जीजू? समर,
या दैट्स राइट, इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। सब एक साथ जोर से हंसते हैं और पार्थ प्यार से अनाहिता को देखता रह जाता है। कोई और भी है वहाँ जो इतने ही प्यार से अनाहिता को देख रहा है। समर के बाद रिया समर को अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ आगे करने को बोलती है, तो समर बनावटी ना नुकुर करने लगता है। रिया समर के थोड़ा पास जाकर, हाथ आगे कर रहे हो या उठ जाए यहाँ से। समर, यार तुम तो गजबे पीस हो, मतलब खुद चाहे जो करो और हम थोड़ा भी मजा लेने लगे तो तुम धमकी देने लगती हो। रिया अपना लहंगा पकड़ते हुए, हाथ आगे कर रहे हो या उठें? समर बेचारगी से हाथ आगे कर देता है। रिया उसकी उंगली में अंगूठी पहना देती है। तभी ऊपर से बहुत सारे फूल एक साथ उन पर बरसने लगते हैं। समर रिया के नजदीक जाके, तुम्हारा अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या क्या कराओगी तुम हमसे? और क्या कह रही थी तुम कि हमें छोड़कर चली जाओगी? रिया, डियर हस्बैंड जी, अब आप बिना मतलब लड़कियों जैसे नखरे कर रहे थे तो हम क्या करते? और आपको छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं है। जाना होता तो आज यहाँ ना बैठे होते। सॉरी ना, मस्ती कर रही थी बस जरा सा। समर प्यार से रिया को देखते हुए, पता है वैसे बहुत प्यारी लग रही हो आज तुम। रिया, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर पार्थ को देख के, हाँ पर मेरे भाई से जरा कम। समर, वो तो है, हमारे साले साहब हैं ही लखनऊ के टॉम क्रूज। कहते हुए समर रिया का हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ अनाहिता आती है। अनाहिता, दी, जीजू, चलिए आप दोनों को राधा आंटी बुला रही हैं। इतना कहकर अनाहिता वहीं खड़ी हो जाती है। रिया, समर ये अनाहिता है, नंदिनी की फ्रेंड और हमारी बहन। समर अनाहिता को पास बुलाता है। अनाहिता उनके पास आती है और समर से हाथ मिलाकर उन्हीं के पास बैठ जाती है। समर, आप तो बड़ी प्यारी हैं, बिल्कुल अपने नाम की तरह। अनाहिता मुस्कुराते हुए, अक्सर सब यही कहते हैं जीजू। समर, वैसे आप करती क्या हैं? अनाहिता, अभी बीएससी कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब। अनाहिता इतने इत्मीनान से समर से बात कर रही थी कि कोई भी उस वक्त उसे देख लेता तो बस देखता ही रह जाता। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि नंदिनी आ जाती है। नंदिनी, अना तू कब से इतनी बातों नहीं हो गई? माँ ने तुझे यहाँ क्यों भेजा था? अनाहिता, हम बस आ ही रहे थे। समर, अरे साली साहिबा, काहे इतना हाइपर हो जा रही हैं? चल ही रहे हैं, चलिए। सब बाहर गार्डन में आकर टेबल पर बैठ जाते हैं। वेटर खाना लेकर आते हैं। रिया, समर, नंदिनी, मुक्ति, कार्तिक, अनाहिता सब खाना खा रहे हैं। तभी अनुजी वहां आती है। अनुजी, समर बेटा आप जल्दी से फ्री हो जाइए, फिर तिलक की रस्म कर ली जाए। समर, जो हुक्म छोटी माँ। अनुजी समर की बात पे मुस्कुरा देती हैं और उसके सर पर हाथ फेरकर चली जाती हैं। अनाहिता, पार्थ कहाँ रह गए? उन्होंने कुछ खाया या नहीं अभी? मुक्ति, अभी तो यही थे, मैं देख के आती हूँ। अनाहिता, आप रुकिए मुक्ति, हम जाते हैं। अनाहिता पार्थ को ढूंढने लगती है। उसे थोड़ी दूर पर पार्थ दिखाई देता है। वो उधर जाने लगती है। तभी वहां फैले तारों में अचानक से उसका पैर अटक जाता है, जिससे वो गिरने वाली होती है। तभी उसे कोई आकर पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं, वही था जो अनाहिता को काफी देर से नोटिस कर रहा था। अनाहिता संभलते हुए, थैंक यू, वरना अभी तो हम गिर ही जाते। सामने वाला शख्स मुस्कुराते हुए, लेकिन मैं आपको गिरने ही नहीं देता। वैसे बंदे का नाम अनिरुद्ध है, और आपका? अनाहिता, हम अनाहिता हैं, थैंक्स अगेन। कहते हुए अनाहिता पार्थ की तरफ जाने लगती है। अनिरुद्ध, वैसे आप करती क्या हैं? अनाहिता, इससे आपको क्या मतलब कि हम क्या करते हैं? दूसरी बात, ना हम आपको जानते हैं ना ही जानना चाहते हैं, तो क्यों बताएं आपको ये सब? अनिरुद्ध से बातें करते हुए अनाहिता पार्थ के पास पहुंच चुकी थी। पार्थ जो कि लाइट वाले को कुछ समझा रहा था, उसका ध्यान अनाहिता पर गया ही नहीं, तो अनाहिता वहीं खड़ी होकर पार्थ को देखने लगी। साथ ही अनिरुद्ध भी वैसे ही खड़ा हो गया। जब पार्थ का ध्यान अनाहिता पर गया तो वो चुप हो गया। उसने उस आदमी को जाने का इशारा किया और अनाहिता के पास आकर बोला, पार्थ, क्या बात है शेरनी, ऐसे क्या देख रही हैं आप? फिर अनिरुद्ध की ओर देख के, अरे अनिरुद्ध, आप यहाँ? अनिरुद्ध, हाँ वो आपको यहाँ खड़े देखा तो आ गए। अनिरुद्ध ने देखा कि अनाहिता का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो उसने सही बात बतानी जरूरी नहीं समझी। अनाहिता, यही देख रहे हैं कि आपको भूख प्यास नहीं लगती ना, टाइम देखिए जरा।
अनाहिता के कहने पर पार्थ ने घड़ी देखी तो उसमें 10:30 हो रहे थे। पार्थ, सॉरी, बस 1 मिनट। काका से बोल के तिलक का मंडप ठीक करवा दूं तो चलता हूँ। अनाहिता पार्थ का हाथ पकड़ते हुए, वो काम हो गया है, मंडप पूरी तरह तैयार है, अब चलिए आप। अनाहिता पार्थ के हाथों को पकड़े हुए उसे गार्डन तक, जहाँ सब खाना खा रहे थे, उनके साथ ही अनिरुद्ध भी वहीं आ गया। अनाहिता पार्थ को बिठाती है और एक प्लेट में सारी चीजें निकालती है और पार्थ के सामने प्लेट रख देती है। अनाहिता, खाइए अब। अनिरुद्ध अब भी वैसे ही खड़ा है। पार्थ, अरे अनिरुद्ध, तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। पार्थ के बोलने पर सबका ध्यान अनिरुद्ध पर जाता है। समर, बैठो अनी। फिर सबकी ओर देख के, सुनो सब, ये मेरे छोटे भाई साहब हैं अनिरुद्ध। थोड़े चुप रहते हैं, हाँ, लेकिन बस तब तक जब तक आपसे इनकी पहचान ना हो जाए। वैसे तो रिया, कार्तिक और पार्थ इन्हें जानते हैं, लेकिन अनाहिता, नंदिनी और मुक्ति शायद ही जानते हो। नंदिनी, नाम तो सुना था, बस मिल पहली बार रहे हैं। मुक्ति, चलो अब तो मिल लिए ना। अनाहिता, हम भी अभी थोड़ी देर पहले ही मिले थे इनसे। अनिरुद्ध, हाँ, और शायद इन्हें अजनबियों से बात ना करने की आदत है। अनिरुद्ध ने अनाहिता की ओर देखते हुए कहा। अनाहिता, माफ कीजिएगा, हमने आपसे काफी रूडली बात की। हमें आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। रिया, हम समझे नहीं। रिया के पूछने पर अनिरुद्ध उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं, सिवाय समर और अनिरुद्ध के। पार्थ, शुक्र है आपसे बातें की, वरना हमारी इस शेरनी के हाथ ज्यादा चलते हैं और जुबान कम। नंदिनी, अनिरुद्ध जीजू, अच्छा दिन था आपके लिए आज का। मुक्ति, वरना पता चलता शादी में दूल्हे के भाई की शक्ल नीली हो रखी है। अनिरुद्ध, तब तो सच में आज हमारे साथ साक्षात भगवान ही थे। अनाहिता, कुछ भी बोलते हैं आप सब, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। हम बिना मतलब कभी गुस्सा नहीं करते। अगर सामने वाला ही मार खाने के मूड में हो तो हम क्या करें। कार्तिक, जो अनाहिता के पास ही बैठा था, उसने अनाहिता के सर पर हाथ रखा और कहा, लेकिन अनाहिता जैसी भी हैं, बहुत अच्छी हैं। आजकल की लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। पार्थ ने जब कार्तिक को अनाहिता के सर पर हाथ रखे देखा तो उसने इशारे से उसे हाथ हटाने को कहा, जिसे कार्तिक ने इग्नोर कर दिया। अनिरुद्ध, लेकिन अब तो जान पहचान हो गई है आपसे, अब तो नहीं मारेंगी हमें। अनिरुद्ध ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा। अनाहिता, हाँ, नहीं मारेंगे, अगर आपने मार खाने वाली हरकत नहीं की तो। अनाहिता ने मुस्कुराते हुए कहा। पार्थ, भूल के भी मत कीजिएगा अनिरुद्ध, वरना अनाहिता का एक हाथ और बंदा ऑन द अर्थ। पार्थ की इस बात पर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाया और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दूर खड़े दादाजी इन सबको ऐसे हंसते देख दादी की ओर देखते हैं और कहते हैं, शांति, आज बड़ी ही खुशी हो रही है बच्चों को ऐसे खुश देखकर। लग रहा है बुढ़ापा सफल हो गया। अपने बच्चों, नाती, पोतों को हंसता हुआ देखकर ऐसा लगता है जैसे जीते जी स्वर्ग मिल गया हो। काश आज रघुनंदन, अनाहिता के दादाजी, ने सूर्य प्रताप के बच्चों को अपना लिया होता तो यही खुशी उसे मिल रही होती। इतने प्यारे बच्चों को देख के भी उसका मन नहीं पसीजा। खुद के बच्चे मूल होते हैं, नाती पोते तो ब्याज होते हैं। इंसान अपने बच्चों से गुस्सा हो सकता है, लेकिन अपने बेटे की औलादों पर अपना गुस्सा कैसे निकाल सकता है। दादाजी अभी बोल ही रहे थे कि वहाँ पर राधा माँ और विजय जी आ गए, जो उन्हें तिलक की रस्म के लिए बुलाने आए थे। दादाजी अब भी बोले जा रहे थे, आखिर क्या गलती थी इन मासूम बच्चों की, या क्या ही गलती की थी उनके माँ बाप ने, प्यार ही तो किया था। तभी विजय जी दादाजी के पास आकर खड़े होते हुए, शायद उनके लिए उनके रुतबे से बढ़कर कुछ नहीं था बाबा। काश उनकी सोच भी आप जैसी होती तो इन बच्चों पर भी इनके दादा दादी का हाथ बना होता। विजय जी कुछ और बोलते कि दादी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, दादी, उन्होंने जो किया इससे नुकसान उन्हीं का है और मेरे बच्चों पर तो अब भी उनके दादा दादी का हाथ है। क्या हम नहीं हैं उनके दादा दादी? विजय जी, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पर सच कहूं तो सूर्य की दोस्ती ही थी जिसने मुझे हिम्मत दी उस वक्त इनकी मदद करने की, वरना अंकल ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी इन्हें सड़क पर लाने की। रिधिमा बहन की मदद की मैंने, इसीलिए तो आज तक वो हमसे दुश्मनी पाले बैठे हैं। दादा, तुमने रिया की शादी का निमंत्रण दिया है उन्हें? विजय जी, दिया है बाबा, पर लगता नहीं कि वो आएंगे। दादी, ना ही आए तो अच्छा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के चेहरे से हंसी जाए।
अनाहिता ने तो फिर भी इन सबको झेलना सीख लिया है, लेकिन रुद्राक्ष, वो तो अभी बच्चा है। उसे तो पता भी नहीं कि उसका एक परिवार भी है जो उनसे बेहद नफरत करता है। ये कहते हुए दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अनु जी वहां आती हैं। दादी की आंखों में आंसू देख वो रुक जाती हैं। राधा माँ, अच्छा अब बस कीजिए आप सब, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो खुशी का दिन है, तो बुरी बातें याद कर अपना मन क्यों कड़वा किया जाए। चलिए 11 बज गए हैं। तिलक की रस्म होने का मुहूर्त 11:10 का है। सब वहां से हटकर मंडप में आते हैं, लेकिन वो एक शख्स जो वहां खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, उसकी आंखों से ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो गुस्से में है या दर्द में।